कोर्ट ने कहा कि एसआईआर हो रहा है, किसी भी राज्य में कहीं कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती, एसआईआर होकर रहेगा। राहुल, और क्यों नहीं होगा एसआईआर, क्यों नहीं होना चाहिए? इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था प्रकाश जी कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। इन्हें दिक्कत किस बात की है? अब देखिए अखिलेश यादव क्यों बेचैन हो रहे हैं। अरे तो कटेगा क्यों? जब फर्जी रहेगा तो कटेगा ना। और जज साहब ऐसा नहीं वैसा, जज साहब ने पलटकर कहा, अरे आपने जो वकील हायर किया है वो वकील बहुत काबिल है, कि कलकत्ता की सड़कें नहीं है और ना वेस्ट बंगाल का कोई सरकारी दफ्तर कि आप घुसिएगा फाइल लेके निकल जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा है, एसआईआर हो रहा है, एसआईआर होगा, एसआईआर होकर रहेगा और एसआईआर के मामले में किसी तरह की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पहले कुछ लोगों को बिहार में मिर्ची लगी, बिहार में जिनको मिर्ची लगी चुनाव हार के सब एकदम मस्त हैं। एक पार्टी के 25 विधायक, एक पार्टी के 6 विधायक, सब एकदम तंदुरुस्त हैं। अब समस्या है सबसे ज्यादा एसआईआर को। एसआईआर केवल बंगाल में नहीं हो रहा है, कई और राज्यों में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन है वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बेचैनी इतनी कि खुद ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान चली गई और खुद ही बोलने लगी, मिलॉर्ड मिलॉर्ड। Time allowed the first have some buffers if there is more than 1 crore already heard, and if somebody is not heard, your lordships are there and we are, our power is there. We have been extending time. We have been extending time. My lords have passed a slew of directions. My lordship with my humble regards. May I tell you, sir? Whatever they have pointed out, my opponent lawyers raised that. Sir, that is not correct. That is not correct, sir. Madam Mamta, we have no doubt about the ability of Mr. Diwan. He is one of the best counsel, senior counsel you have chosen. Yes, let him with his permission. on your behalf. With his permission, sir. Only one thing, sir. Your point we have well taken. Sir, ये तो ममता बनर्जी की कहानी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव जो एक बार कह रहे थे कि बस हो गया, सरकार आ रही है, बेचैनी उनमें भी। अचानक से ये बेचैनी उत्पन्न हुई है और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या ले लेगा स्वतः संज्ञान? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा है, एसआईआर हो रहा है, एसआईआर होगा, एसआईआर होकर रहेगा और एसआईआर के मामले में किसी तरह की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता दीदी खुद ही सदन में कह रही थी कि मैं, जज साहब ऐसा नहीं वैसा, जज साहब ने पलटकर कहा, कह रहे आपने जो वकील हायर किया है वो वकील बहुत काबिल है, तो ऐसे घुस के सीधे कार्रवाई के बीच मत बोलिए। ये आपकी कलकत्ता की सड़कें नहीं है और ना वेस्ट बंगाल का कोई सरकारी दफ्तर कि आप घुसिएगा फाइल लेके निकल जाइएगा। देश का सुप्रीम कोर्ट है। इशारों में चीफ जस्टिस ने सीएम ममता बनर्जी को यह समझा दिया था। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो भी मंशा रही होगी, जो भी उनकी इच्छा रही होगी कि ऐसी कोई राहत मिल जाएगी, एसआईआर पर रोक लग जाएगा। पहले ईडी की कार्रवाई पर भी बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट चिता चुका है कि हम केंद्रीय एजेंसी की कामकाज में थोड़ी रोक कर सकते हैं। एजेंसी अगर काम कर रही है तो वो काम अपना करेगी। अब इलेक्शन कमीशन के कामकाज को लेकर ये दीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर हो रहा है, किसी भी राज्य में कहीं कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती, एसआईआर होकर रहेगा। राहुल, और क्यों नहीं होगा एसआईआर, क्यों नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था प्रकाश जी कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। छोड़िए सीधा जो कुछ पहले हुआ और जो आप लोग करना चाहते हैं उस बात को छोड़िए। देखिए, पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग वो संवैधानिक संस्था है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, ऐसे ही चुनाव आयोग का अपना काम है। लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि अगर चुनाव आयोग की शिकायत लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनकी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसा कोई फैसला सुना देगा कि भैया एसआईआर नहीं होगा। चुनाव आयोग पर आरोप लगेंगे। आरोप तो विपक्ष वाले लगातार लगा ही रहे हैं। इवन अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, जो कि कुछ दिनों पहले तक बड़े बड़े सपने ये देख रहे थे कि देखिए जी पीडीए की सरकार बनने वाली है और हमें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि एसआईआर में इतने वोट कट गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये वोट जो है बीजेपी के हैं। एक बार 84,000 बताया,
एक बार बताया 61,000, एक विधानसभा से इतने वोट कटेंगे जो बीजेपी के हैं। तो योगी आदित्यनाथ तो तख्ती लेकर के नहीं कहीं घूमते हुए हमें दिखाई दिए। या योगी आदित्यनाथ को छोड़िए, कोई एक भी विधायक, कोई एक भी सांसद बीजेपी का उत्तर प्रदेश का, क्या आपने किसी को सड़क पर देखा? वो अपना काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं भाई, ऐसा हो सकता है कि हमारे वोटर वो जागरूक ना हो, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही था प्रकाश जी। जो मुस्लिम वोटर थे वो किसी पार्टी ने उनके वोट नहीं बचाए हैं। जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, मुस्लिम समाज के जो पैरोकार हैं, वो अपने आप को उन्होंने साबित किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वोट हमें बचाने हैं, वोट बच गए, मुस्लिम समाज के वोट नहीं कटे। जब वो पहली ड्राफ्ट मतदाता सूची आई थी, अरे तो कटेगा क्यों? जब फर्जी रहेगा तो कटेगा ना। और इन्हें दिक्कत किस बात की है? अब देखिए अखिलेश यादव क्यों बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि अखिलेश क्या कहा था, योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी प्रकाश जी, कि उसका अगर हमने नाम पूछा, वो जो वोट जिनके कटने थे वो तो नहीं कटे, उन्होंने गलत वोट भी बनवा लिए साथ साथ में, उसका आश्वासन देकर के। कोई रहने वाला कहां का? दिनाजपुर का, नौगांव का, असम का। वोट कहां बना है? संभल में। एक व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष, पिताजी की उम्र 20 वर्ष, दादाजी की उम्र 30 वर्ष। अरे भैया 10 साल में कौन ऐसा होगा कि जो बच्चे पैदा कर देगा? ये दादा भी बन जा रहा है, और दादा भी बन जा रहा 30 साल में। ये समझने वाली बात है। यानी जो गलत वोट हैं भाई वो तो कटेंगे। अब जिसके वोट गलत थे वो कट रहे हैं, तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट कट रहे हैं भैया। अखिलेश यादव की बेचैनी जो है वही ममता बनर्जी की बेचैनी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर, दीदी की बेचैनी तो बहुत तरह के कारण है। दीदी की बेचैनी में, दीदी को तो बहुत बेचैनी है। दीदी को बेचैनी इस बात की भी है कि उनको ये लग रहा है कि SIR के बाद खुद ही बहुत सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरा, ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां की आबादी मान लीजिए 1 लाख है ना, अब वहां 1000 आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब निकल लिए। और दीदी बेचैन ये है कि अगर यही मामला चुनाव में भी रह गया तो कह रहे हैं बिहार वाले कि दीदी हम लोग तो हार गए SIR के बाद, अब आपका नंबर है। ये हर हाल में चाह रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। रोक इसीलिए दिया जाए कि जो चुनावी तंत्र है उसमें फर्जी मतदाता बने रहे। वो फर्जी मतदाता किसको फायदा पहुंचा रहा है, किसको नुकसान पहुंचा रहा है, ये बोलने बताने की जरूरत है। दूसरा ये है, आप ये बताइए, किसी भी देश में क्या आपने कोई नेता ऐसा देखा है जो नेता इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो कि नहीं सुधार नहीं होना चाहिए, सुधार मत करिए? क्यों कर रहे होंगे ऐसा? क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम म्यांमार से आए रोहिंग्याओं को, बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को सब कुछ मुहैया कराता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, राशन में हिस्सा देता है, सरकारी राशन देता है, सरकारी नौकरी तक भी दे देता है। और ये सब करने के बाद आपको पता लगे कि वो इकोसिस्टम अचानक से ध्वस्त होने वाला है। आपको याद है ना, नोटबंदी जब हुई तो बहुत सारे टेररिस्ट वाले परेशान हो गए, टेररिस्ट संगठन परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि अचानक से उनके पैसे जो है डंप करने पड़ गए, जिन्हों उनको भारत भेजने थे। कुछ यही हाल SIR के बाद होगा, क्योंकि एक बड़ा इकोसिस्टम जो जाकर यहाँ का है नहीं, लेकिन यहाँ का खाता है, यहाँ रहता है, यहाँ का पीता है, यहाँ कमा भी रहा है, और वो जाके इस देश की डेमोक्रेसी में एक निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। और कुछ लोगों को चूंकि इसका फायदा है तो चाहते हैं कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बने रहे। ये तो है ही है प्रकाश जी। देखिए चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वो क्या करते हैं भाई, उग्रवाद को फैलाने के लिए ये उसी घुसपैठ का सहारा लेते हैं। और ये समझने वाली बात ये है कि जो बंगाल है और बांग्लादेश है, जो बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो सारे घुसपैठिए वहीं से आते हैं। सबके रेट्स तय हैं। जो जितना मतलब हार्ड एरिया होगा भाई, नदी है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, तो वहां पर क्या है कि वहां पर बॉर्डर पार कराने के लिए उनको ज्यादा आसानी होती है, और उसी के आधार पर रेट्स भी तय हैं। जैसे वो नहीं, एक जलालुद्दीन यहां पर था, छांगुर बने घूम रहा था, उसने रेट्स तय किए हुए थे। वो ऐसे ही ये जो संगठन है, जो भाई साहब ये लगातार वो ही काम करते हैं कि कैसे घुसपैठियों को भारत में घुसाना है। एक इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उन्होंने बकायदा ये बताया हुआ था कि कैसे ये लोग आते हैं। और जो संसद में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि ये बंगाल की सरकार वो जमीन वहां पर देने में हिचकिचाती क्यों है, फेंसिंग करने की जब बात आती है। तो ये तो एकदम स्पष्ट है, वो लोग जो घुस रहे हैं बांग्लादेश से, जो आ रहे हैं, वो सबसे पहले कहां आते हैं? वो गांव देहात में जाते हैं। वहां के गांव प्रधान वो क्या कर रहे हैं? वो उनको भगाने की कोशिश नहीं करते हैं। लोकल पुलिस, और लोकल पुलिस वो क्या करती है? मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ, TMC की सरकार चल कैसे रही है।
मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, और क्योंकि हो सकता वहाँ के लोगों को परेशानी हो जाए। छोटी सी जगह है राहुल जी, कलकत्ता में बजबज के पास, वेस्ट बंगाल में। मेरे पिताजी लोग वहीं नौकरी करते थे। वहाँ कुछ हिंदी भाषी हैं, 25-50 हजार लोग यूपी बिहार के लोग हैं जो जा कर के बस गए और वहाँ नौकरी करते हैं। ठीक है राहुल जी, वहाँ क्या हो रहा है सुनिए। हर घर में, हिंदी भाषियों के घर में टीएमसी के लोग जाते हैं। सुनो, सोच मत लेना कुछ इधर उधर, ऐसे बता रहा हूँ आपको। और उस इलाके में जब हम लोग 90s तक थे तो वहाँ ना बीजेपी के झंडे छिटपुट दिखते थे, ठीक है, और टीएमसी के भी झंडे दिखते थे। और उस समय वामपंथी पार्टियों की सरकार थी, वामपंथी बहुत हावी थे, तो निश्चित तौर पर लाल झंडा सब जगह आपको दिखेगा, सीपीआई सीपीआईएम के झंडे दिखेंगे। अब वहां पर उस पूरे इलाके में बीजेपी का झंडा दिखता नहीं है, सीपीआईएम सीपीएम का झंडा दिखता नहीं है। एक ही झंडा है चारों तरफ, वो है टीएमसी का। बड़े बुजुर्ग, एक बुजुर्ग महिला से बातचीत में बता रहा हूँ कि उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बेटा अभी ना यहाँ पर जो भी होगा टीएमसी का लोकल लीडर वो आया और उसने कहा कि अपनी सोचवें ना, दीदी के अलावा कुछ और मत सोचिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा। वो सीधा है कि हम यहाँ नहीं रहने देंगे आपको, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। उनको पता है कि बीजेपी पॉलिटिकली वहाँ पर बहुत अग्रेसिव है, बहुत एफर्ट लगा रही है, लोगों का मूड बदला जा सकता है, लेकिन वो मूड तब बदलेगा ना राहुल जी जब भय नहीं, लोगों के भीतर से डर, लोगों को इतना डराया जा रहा है, घर घर जा रहे हैं, बोल तो रहा हूं आपको, हिंदी भाषी इलाकों में घर घर जाकर बताया ये जा रहा है कि इधर उधर करिएगा तो रहना मुश्किल कर देंगे। क्या क्या कर देंगे ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। और आपको बताता हूं, जिन मार्केट्स में कभी बीजेपी का ऑफिस था, छोटा मोटा ऑफिस हुआ, सीपीएम का ऑफिस था कहीं किसी इलाके में, उन सभी ऑफिसेस पर कब्जा है अब टीएमसी का। और जो मैंने आपको बताया था क्लब कल्चर जो है, अब बकायदा जो क्वार्टर्स हैं, जो क्वार्टर्स एम्प्लॉयज के लिए हैं, उन क्वार्टर्स में टीएमसी का क्लब खुला हुआ है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर वो क्लब्स हैं और उन क्लब्स में टीएमसी के गुंडे रहते हैं। और आप ये समझ लो कि किसी राज्य में चुनाव होगा कैसे, कि हर 2 दिन 3 दिन पर आपके यहाँ उस इलाके में टीएमसी के लोग आते हैं, बता के जाते हैं कि कुछ और नहीं कर सकते। तो यही तो वो कारण है कि वहां पर लगातार जो टीएमसी की सरकार बनती जा रही है। और पिछली बार हमने क्या नहीं देखा था क्या, तो चुनाव के बाद कैसे जो बीजेपी के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उनके घरों को जलाया गया, लोगों के साथ में मारपीट की गई, वो क्या कुछ नहीं किया था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि बीजेपी काफी एग्रेसिव होकर के वहां पर चुनाव लड़ रही है। लोगों के भीतर ये जो डर है, उस डर को बाहर निकाला जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर वहां जाकर के ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनने दो, हमारी सरकार बन जाएगी, ये जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं वो कहीं बिल में भी छुपे होंगे, किसी गड्ढे में भी दबे होंगे, उनको वहां से भी ढूंढ कर, कहीं पाताल में भी होंगे, वहां से भी ढूंढकर बाहर निकालेंगे, उनको सजा दिलवाएंगे। मतलब वो काफी आगे तक की सोच रहे हैं। और ये परेशानी है टीएमसी के लिए, ममता के लिए। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ जो पॉलिटिकली लड़ाई जो बाकी जगहों पे आप देखते हो राजनीतिक, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार, वहाँ वो हाल ही नहीं है। वहाँ एक एक वोटर तक टीएमसी की वो ब्रिगेड जो गुंडा ब्रिगेड है, उसकी उन घरों तक पहुँच है। और वो लोकल्स है, वो डराते धमकाते हैं। और इसमें बहुत मुश्किल है कि लोग उस तरह से निकल करके आएंगे सामने, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम यहीं रहेंगे। और रिजल्ट अगर नहीं बदला तो फिर वही हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा पेचीदा है मामला बंगाल का जो है। और ये अभी से नहीं है, मतलब ये पहले से ही है। पहले जब वाम खेमों की सरकार थी तब वो लोग यही काम करते थे, वो भी यही काम करते थे। लेकिन क्या किया कि टीएमसी ने वो सब कुछ देख लिया। वही पूरा सेटअप। ममता बनर्जी वही तो नेता है जो संसद में बवाल काटती थी घुसपैठियों को लेकर के। हाँ, स्पीकर रोती थी कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया, और आज उस पर बात करने को तैयार। और आज उन्हीं घुसपैठियों को बचा रही हैं। तो आप समझिए, जो वोट बैंक है वो वही है जो कभी वामखेमों को वोट करता था, आज वो टीएमसी को वोट करता है। और यही ममता बनर्जी की ये मजबूरी मान लीजिए, उनकी कमजोरी मान लीजिए, उनकी मजबूती मान लीजिए। जिन इलाकों में राहुल जी चारों तरफ फैक्ट्रीज थी, हाँ, चारों तरफ फैक्ट्रीज, भरे पूरे लोग, विकसित होती जगह, उन जगहों पर फैक्ट्रियां बंद हो गई, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई। जो रोड इतने चौड़े चौड़े थे, आज से 20-25 साल पहले वो इलाके ऐसे लगते थे कि आपको लगता वेस्ट बंगाल के अंदर, देश के अंदर कोई विदेशी जगह आ गए।
20-25 साल पहले की आपको बात बता रहा हूं। उन जगहों पर राहुल जी अब क्या हो गया है, रोड किनारे इंक्रोचमेंट हो गया है। जो बड़े बड़े नाले थे उन नालों पर सीमेंटेड वो करके लोगों को अतिक्रमण करने के लिए दे दिया। उस पर क्या बिकता है, उस पर मुर्गा बिकता है, उस पर मुर्गी बिकती है, उस पर बकरा बिकता है, और सारे अतिक्रमण एक तरह के लोगों ने कर लिया है। क्यों, आप समझो, जिन इलाकों में फैक्ट्रियां थी वहां से वो फैक्ट्रियां बंद हो गई और अब वहां ये अतिक्रमण का खेल कर रहा है। और किस तरह के लोग वहां आकर के बसे हुए हैं ये बोलने बताने की जरूरत नहीं है। तो छोटी बड़ी बात है क्या भाई साहब? वहाँ एक कलाकार वो कहता है कि नहीं हम यहाँ पर मस्जिद बना देंगे, वो बना मतलब वहां पर लगातार उसके जिस दिन से वो नींव रखी गई है वो हर जुम्मे पर कितने लोग वहां आते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए। समझिए अभी केवल वो नींव रखी है, बनी नहीं है, कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन लोग वहां पर जा रहे हैं। वो संदेश देखिए, आप संदेश क्या दे रहे हैं। संदेश बहुत क्लियर है जो संदेश खाली में दिया। समझिए कि हमारी जहां पर है ताकत, भाई साहब हम कुछ भी कर सकते हैं, और यही ममता दीदी बार बार बता रही हैं कि हमारी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई साहब ये छोटे वकील थोड़े ही हैं भाई साहब ये विपक्ष वालों के पास में। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े बड़े वो जो सुप्रीम कोर्ट में घटना हुई वो आपको बताता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल का एटीट्यूड क्या है, तरीका क्या है। वो हर जगह को अपने हिसाब से होंकना चाहती है। उनको ये अंदाजा ही नहीं रहा कि वो देश की सुप्रीम कोर्ट में बैठी हैं कि कलकत्ता की किसी सड़क पे घूम रही है। बंगाल से जहां उनको लगा कि मेरा वकील तो बोल नहीं पाएगा, हाँ। हम ही बढ़िया से दलील देते हैं। बंगाल से सुरक्षा कर्मी मंगा लिए भाई। समझिए यहाँ जो केंद्र है भाई उसकी जिम्मेदारी है, कोई भी अगर आएगा तो सिक्योरिटी उन्हीं के जिम्मे है। और उनको कहा कि नहीं भाई हमें भरोसा है नहीं। खुद ममता दीदी अपने साथ में अपने सुरक्षा कर्मी लेकर के आ गई। ममता दीदी जहां कहीं ईडी की कहीं रेड हो रही होगी वहां जाकर के उनके हाथ में से फाइलें छीन करके चली जाएंगी। किसके बूते? अपनी पुलिस के बूते नहीं। और यहां दिल्ली में आकर के वो किसी और की सुरक्षा पर भरोसा है नहीं, अपने यहां से जो अपने सुरक्षा कर्मी हैं उनको लेकर के आएंगी, सुप्रीम कोर्ट में चली जाएंगी, खुद अपना पक्ष रखेंगी कि नहीं मैं हूं वकील, काला कोट पहन करके। समझिए उनकी सोच देखिए, उनकी धारणा देखिए। और ये एक तो मैसेज जो अपने कार्यकर्ता हैं, अपने जो समर्थक हैं उनको एक मैसेज दे रही है कि भाई नहीं हमारा नेता देखिए कहां कहां लड़ देता है, ईडी के सामने वो एकदम मजबूत नेता है। और दूसरी तरफ ये जो डर, दूसरा खेमा है जो वोट तो देना चाहता है किसी और को, लेकिन मन में डर है तो डर के मारे तो क्या कुछ नहीं होता है। दर्शकों आप हमें बताना, ये जो SIR वाला खेल है, कमेंट सेक्शन पर पूरी कहानी तो आप देख ही रहे हैं, सुन भी लिया। हमें बताइएगा कि इन पॉलिटिकल्स पार्टी का असल खेल क्या है, ये चाहते क्या है, देश को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। ध्यान रहे 47 में हमने पाकिस्तान दे दिया, 71 में पाकिस्तान से अलग होकर के एक और जो मुस्लिम देश ही बना। बावजूद इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां अब और क्या इच्छा रखती हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।